बिस्मिल्लाह रहमान रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 21 मार्च और पाकिस्तान में जुमे की रात। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की सबसे पहली खबर आपके सामने रखनी है कि डीएचएस जो है पाकिस्तान के अंदर, स्पेशली पेशावर, बहावलपुर और मुल्तान, वहां पर लोगों की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट डूब गई है। जी हाँ, कल ही हमने आपके सामने खबर रखी थी कि एक डिजिटल नाई कहता है कि इमरान खान को जो करंट मिलिट्री लीडरशिप है अपना दुश्मन समझती है। स्पेशली आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ इशारा कर रहे थे। मुनीर फारूक ये कह रहे थे कि ये जो मकबूलियत होती है ये सियासतदानों का मसला है, पॉलिटिकल पार्टीज का मसला है, जिन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। हमें इससे क्या, हम मकबूल हैं या नहीं है, मतलब जो फौजी लीडरशिप है उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए उन्होंने नाम पर मुकम्मल लकीर फेर दी है और वो इमरान खान को अपना दुश्मन समझते हैं और इमरान खान को कभी कोई इंसाफ नहीं मिलेगा, रिलीफ नहीं मिलेगा। ये मुनीर फारूक टेलीविजन पर बैठ के कह रहे थे और आप सबको पता है कि जब वो बोलते हैं तो वो आईएसपीआर का एक अनऑफिशियल वर्जन जो है वो टेलीविजन के ऊपर आकर अदा करते हैं। अब ये जो खबर है, डीएचए जो पेशावर है, डीएचए मुल्तान है और डीएचए बहावलपुर है। ये जब डीएचएस बनते हैं या कोई भी हाउसिंग सोसाइटी बनती है तो इनकी एक मार्केटिंग कैंपेन भी बनती है। बहुत बड़ी बड़ी मार्केटिंग कंपनीज होती हैं जो फिर इन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च करती हैं और अरबों रुपए वो भी लेते हैं। एडवर्टाइजिंग की मद में भी अरबों रुपए जो है वो खर्च होते हैं। ये जो डीएचएस हैं इन पर भी ऐसे ही खर्च हुआ, लेकिन प्लॉट नहीं बिक रहे। जो बिके हुए हैं उनकी कीमतें स्काई रॉकेट ऊपर नहीं बल्कि नीचे जा रही हैं और जो अगले प्लॉट बिकने हैं वो कोई पैसा निकाल के लगा नहीं रहा। अभी इसमें मकबूलियत है, कबूलियत है, ओवरऑल जो बिजनेस का एनवायरनमेंट उजाड़ दिया वो है। लेकिन ये बात तय है कि जिस जिस बेचारे ने इन डीएचएस के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी उनकी तबाही निकल गई है। मार्केट में हमने जो इन्वेस्टर थे जिन्होंने प्लॉट्स खरीदे थे, कुछ से बात की, बल्कि मैंने पिछले दिनों एक प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक शख्सियत से बात की और उन्होंने कहा कि कोई घर से पैसा निकाल के इन्वेस्ट करने को इस वक्त तैयार नहीं है। जिसके पास प्लॉट है वो बेचना चाहता है लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है, और अगर कोई खरीदना चाहता है तो बहुत कम कीमत पर खरीदना चाहता है। ये मैंने जो डीएचए पेशावर, बहावलपुर और मुल्तान, ये तो क्योंकि नए आए थे और इन्होंने लॉन्च होना था और लॉन्च होने से पहले ही इनकी तबाही निकाल दी गई। लेकिन जो पहले डीएचएस हैं, मसलन लाहौर का है, रावलपिंडी का है, उनमें भी इन्वेस्टर्स का पैसा जो है वो बहुत बुरी तरह से डूबा है। तो ये तो एक कबूलियत मकबूलियत कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक पहलू मैं आपके सामने रख रहा हूं कि फर्क पड़ता है। जब मुल्क के अंदर सर्टेनिटी नहीं है तो फर्क पड़ता है। और जाहिर है ये एक बहुत बड़ा एवेन्यू है जो हमारे मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं उनके लिए, अपने घर हासिल करने के लिए भी, और रिटायरमेंट पर उन्हें प्लॉट्स मिलते हैं और उससे वो फिर पैसा कमा के कोई ना कोई बाद में पोस्ट रिटायरमेंट बिजनेस करने के लिए या और चीजें करने के लिए, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा जैकपॉट है। और अब उसी में मामला जो है वो खराब हो गए। तो ये पहली खबर थी। अब इसके साथ साथ आप ये भी देखिए कि जो दूसरी, जैसे मलिक रियाज साहब की जो हाउसिंग सोसाइटी है उसके ऊपर जो कुछ किया, जिस तरीके से मलिक रियाज को इन्होंने निशाना बनाया और उनके ऊपर भी इंक्वायरियां खोल दी, कभी दफ्तर सील कर दिए, तो वो जो कॉलोनियां हैं उनको भी नुकसान पहुंचाया गया। तो ओवरऑल ये जो बेरारवी इस टाइम मची हुई है मुल्क के अंदर, अनसर्टेनिटी है, इसमें प्रॉपर्टी के ओवरऑल बिजनेस को, और ये एक ही बिजनेस था जिसमें लोग इन्वेस्ट करते थे पाकिस्तान में और कुछ ना कुछ मनी सर्कुलेट करती थी, घर बनाते थे तो लोगों को मजदूरी मिलती थी। तो ये एक ऐसा सेक्टर था जहां पर लोगों को नौकरी मजदूरी भी काफी मिलती थी और चले कुछ ना कुछ लोग कमाते थे। उस सेक्टर का भी भट्ठा बैठा दिया। अब ये आईएमएफ से गुजारिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आईएमएफ इन्हें इजाजत दे दे कि ये टैक्स सप्लाई ना करे। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने लगाया हुआ है वो छूट दे दें, लेकिन आईएमएफ मान नहीं रहा। जैसा मैंने आपको कहा कि ये एक ही तो धंधा है यहाँ हमारे मुल्क में, कोई ना हम इतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, ना आईटी सेक्टर में है, ना किसी और सेक्टर में है, तो ये एक ही तो काम है जो हम करते हैं। तो आईएमएफ कहता है अगर इसमें भी आपने टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स छूट दे दी तो फिर टैक्स कहां से कलेक्ट करेंगे, हमारा कर्जा कहां से वापस करेंगे। तो चौधरी निजामुद्दीन बुरी तरह से फंसे हुए हैं। जब आप कहते हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका भी दिल यही सोचता है कि नहीं इनको सत्ते खैरे हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं आपको बता दूं कि इन्हें फर्क पड़ता है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर ज़ल्मे खलीलजाद से रिलेटेड है, क्योंकि अब आर्मी चीफ के सबसे करीब शख्सियत जो है इरफान सदीकी, जो उनके साबिक उस्ताद रहे हैं, और कहा जाता है कि नून लीग के साथ ये जो सारी डील करवाई थी जनरल आसिम मुनीर की, ये इरफान सदीकी ने ही करवाई थी। अब इरफान सदीकी को लॉन्च किया गया है सीधा ज़ल्मे खलीलजाद के ऊपर हमला करने को।
کیوں کیا گیا ہے اس کی طرف میں چلتا ہوں، لیکن پہلے سوچیں کہ زلمے خلیل زاد نے کیا ایسا کیا ہے کہ ایک دفعہ ہی ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں۔ اب الجزیرہ نے پوری ایک رپورٹ پبلش کی ہے۔ خبر تو ہم نے آپ کو دے دی تھی کہ زلمے خلیل زاد نے ایک سرپرائز وزٹ کیا افغانستان کا، اور طالبان کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انہوں نے تجدید عہد کی ہے نئے ریلیشن شپ کا، جس میں ہم موجود نہیں ہیں۔ لیکن اب جو ویڈیو فوٹیج آئی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ الجزیرہ نے اب دکھایا ہے کہ زلمے خلیل زاد اس سارے مشن کو لیڈ کر رہے ہیں، افغان ان کے ساتھ ہیں، اور صرف افغان ہی نہیں، برادر اسلامک کنٹریز، جی ہاں، جو گلف کے برادر اسلامک کنٹریز ہیں، شیخ صاحبان جو ہیں وہ بھی آپ کو ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ اب آپ کہیں گے اس میں کیا اتنی امپورٹنٹ بات ہے؟ اس میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس جگہ پر پاکستان بھی ہو سکتا تھا، اور ہمیشہ پاکستان ہی ہوتا تھا۔ پاکستان کے بغیر طالبان کے ساتھ معاملات ڈیل نہیں ہوتے تھے۔ اب آپ دیکھیں تو انہوں نے پتہ ہی کاٹ دیا ہے، پاکستان کہیں موجود نہیں ہے، تو گلف کنٹریز سے ڈگنیٹریز ساتھ تھیں، تو زلمے خلیل زاد پہلے دبئی یا قطر یا ان ملکوں میں آئے، وہاں سے انہوں نے ان دوستوں کو ساتھ لیا، اور وہ سیدھا افغانستان پہنچے، اپنا بندہ چھڑوایا، اور بندہ چھڑوا کر وہ واپس روانہ ہو گئے۔ وہی زلمے خلیل زاد جن کو یہ کہتے تھے وہ ارریلیونٹ آدمی ہے، اس کو کون پوچھتا ہے، وہ نوکری ڈھونڈتا پھر رہا ہے۔ حالانکہ ان کو شاید یاد نہیں کہ صدر ریگن کے زمانے سے زلمے خلیل زاد جو ہے وہ امریکی ایڈمنسٹریشن کے اندر بہت امپورٹنٹ ذمہ داریوں کے اوپر کام کر رہا ہے، اور ابھی بھی وہ شاید اگر کسی کو اتھارٹی کہا جائے افغانستان پہ، پاکستان پہ، تو وہ امریکہ کے پاس زلمے خلیل زاد ہی ہے۔ اب یہ جو الجزیرہ کی رپورٹ آئی ہے، اس سے مزید ہماری جو پریشانی ہے وہ بڑھ گئی ہے۔ تو اب ہم نے لانچ کیا ہے عرفان صدیقی صاحب کو۔ اب جو کچھ عرفان صدیقی کہہ رہے ہیں، آپ ان کو ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ نہیں کہہ سکتے۔ میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ان کی بہت ہی زیادہ قربت ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ، وہ ان کے استاد رہے ہیں۔ تو اگر عرفان صدیقی یہ بات کر رہے ہیں تو آپ نے یہی سوچنا ہے کہ یہ آرمی چیف بات کر رہے ہیں۔